सो हेलो गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट बाय फ्योल। अब इसके प्रिंसिपल पूरे 14 है ना। अब आप सोचोगे कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतने सारे याद करना तो हो जाएगा, याद करना हो जाएगा, लेकिन जब हमारी केस स्टडी आती है ना तो इन सब में हम बहक जाते हैं। केस स्टडी आते ही हमें याद आ रहा होता है वो चीज़ कि हाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने किया था बुक्स में, लेकिन फिर हमें याद नहीं आता कि उसका नाम क्या था, क्योंकि 14 है। उसमें से एक ना एक हम और कोई केस स्टडी में कुछ और लिखना होता है और हम कुछ और लिख के आ जाते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा ना, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको इसकी एक बहुत ही बढ़िया वाली ट्रिक बताऊँगा और वो ट्रिक सुन के मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ डिवीजन ऑफ वर्क। भाई ये क्या है देखो, अब हमारे जो फेयोल है उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये जो वोल वर्क है ये हम डिवाइड एक्चुअली में करते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में। मान लो कि एक बैंक है, इसमें हमारा एक क्लर्क हो गया है ना, इसमें हमारा एक क्लर्क हो गया, इसमें जो हमारे काउंटर्स में होते हैं लोग वो वाले हो गए, और ऐसे ऐसे जैसे कि जो काउंटर्स में काम कर रहे हैं जो इसका मैनेजर होगा वो अपनी मैनेजर में ही वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, क्लर्क उसी में अच्छा काम करेगा, और जो बाहर गार्ड होगा वो गार्ड अच्छा करता होगा। तो हमें यही इसमें, तो फेयोल ने हमें ये कहा कि जितने भी आपके स्मॉल टास्क और यूनिट्स हैं, अब आप एक काम कीजिए, इंसिस्ट ऑफ असाइनिंग पूरा का पूरा टास्क एक ही पर्सन को आप बांट दीजिए। अगर अगर मान लो कि एक आपकी कंपनी है, उसमें क्लर्क का भी काम वही कर रहा है, मैनेजमेंट भी वही संभाल रहा है और गार्ड भी वही बना हुआ है और झाड़ू पोछा भी वही लगाता है, तो खुद सोचो कि भाई कैसे काम चलेगा। तो वही फेयोल ने कहा कि जो पर्सन एक्सपीरियंस है जिस जॉब में उसको उसी जॉब में डाला जाए। एक जो मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छा है, वो मैनेजर बनने के लायक है, तो उसको उसी जॉब में डाला जाए। तो फेयोल ने यही कहा कि जितने भी आपके फैक्ट्री वर्क है, जैसे कि टेक्निकल मैनेजर स्किल जितने भी हो गए, उन सबको आप सेगमेंट्स में डिवाइड करिए। अब वही जैसे मैंने कहा कि बैंक में एक पर्सन रिसीव, मतलब जो यहाँ पे बैठ के कैश को रिसीव करता है उसको वहाँ पे डालो क्योंकि वो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड है। और एक एक जो पासबुक की एंट्री करता है वो उसमें ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मान लो एक बंदा बैठा है पासबुक की एंट्री करने वाला, तो वो उस चीज़ में अच्छा होगा। और वही, और ऐसे ही जो एफडी करता है, जो लोन देता है आपको, तो वो यहाँ पे लोग बैठे होंगे तो वो उस चीज़ में अच्छा होगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल उसी वर्क को उसी बंदे में डालिए जो जिस चीज़ में अच्छा होगा। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया कि भाई ये ऐसे ऐसे है, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बुक में ये भी लिखा होगा कि अब ये बताओ कि क्या है इसका। तो अब आपकी बुक में ये लिखा होगा कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, है ना। सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, एक तो क्या लेके आएगा ये, आपके उसमें स्पेशलाइजेशन लाएगा। जब एक ही काम, एक जिसमें बंदा इस एक चीज़ में अच्छा है वो उसी काम करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, स्पेशलाइजेशन आएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे होएगी, जब एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है एक पार्ट के जॉब को बार बार उसमें वो एक्सपर्ट बन चुका है, तो मतलब जितने भी आपके वेस्टेज होंगे जो मैंने आपको पहले चैप्टर बताया वो आपके कम लगने वाले हैं। बिल्कुल। और वही अब इसका, अगर आप इस प्रिंसिपल को मान लो इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या होगा, एफिशिएंसी जो मैंने ऊपर बताया पॉजिटिव, वो लैक ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा। जो मैंने स्पेशलाइजेशन का, वही लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, है ना। अब तो यही थे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपके दिमाग में बैठ गया। इसको ये याद नहीं करना, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए बस। अब आते हैं अपनी सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब ये क्या है देखो, हमें क्या पता है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अथॉरिटी का मतलब पावर होता है, एक डिसीजन को लेने की ताकत एक बंदे के पास कितनी है। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक जॉब को करने पे आपकी क्या
उस चीज़ पे आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो आपको काम दिया गया है आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल हो। और पावर का इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें है कि आपके पास एक अथॉरिटी है कि आप एक काम को कर सकते हो, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने बॉस के ऊपर कि आपको एक काम सुबह तक करना है ऐसे। अब एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आपकी एक्सेस ऑफ अथॉरिटी होती है विदाउट मैचिंग, मान लो कि आपकी यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होगी, फेयोल ले ये कहते हैं अगर आपकी अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकता है। और एक्सेस ये तो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। और फेयोल ये भी कहते हैं कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी आपकी अथॉरिटी से विदाउट मैचिंग उसकी अथॉरिटी को, तो ये भी वर्कर को अलाउ नहीं करेगा कि वो अपनी जॉब को कंप्लीट करे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि भाई उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। वो टाइम पे काम कैसे करेगा जब उसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, कैसे करेगा इतना सारा काम? तो वही फेयोल यही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेफगार्ड करना है, कोई मिसयूज़ नहीं करना, तो आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच कराना होगा। कोई एक्सेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस अथॉरिटी के नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो अपनी कंपनी में? तो कोई अथॉरिटी का मिसयूज़ कैसे कर सकता है? जितनी वो उसके पास पावर है उतनी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बेचारे के पास, और जितनी ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी उसके पास अथॉरिटी है। तो उसमें क्या होगा, डिले नहीं हो पाएगा काम। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव इसकी इफेक्ट आता है। अब अगर आप इस प्रिंसिपल को मान लो अप्लाई नहीं करते हो, इस प्रिंसिपल को मान लो आपने अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? अगर आपने इस सेकंड वाले प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया, ये मैंने लाइन बाय लाइन नहीं कराया क्योंकि मैंने इसकी आपकी एक ट्रिक बनानी है, इसलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन बुक के हिसाब से नहीं बताया। अब ये अगर आप इसको वॉयलेट करते हो तो वर्क में डिले आएगा बिल्कुल। अथॉरिटी जो है अगर उसका मिसयूज़ हो सकता है, मान लो अथॉरिटी ज़्यादा है उसका मिसयूज़ हो सकता है, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उसका भी मिसयूज़ कर सकता है आपका मैनेजर कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी है, आपको काम दिए जा रहा है, वो ओवर बर्डन हो सकते हो ना बिल्कुल। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके ऊपर अथॉरिटी से आपकी, तो यही फेयोल कहते हैं। अब वही हमारा ऐसे करके आता है थर्ड, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। अब ये फेयोल ये कहते हैं कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, आपको सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब को फॉलो करना है। जितने भी आपके गुड सुपीरियर है उस सारे लेवल पे तो होंगे ही होंगे। और फेयोल सबसे बढ़िया बात जो ये कहते हैं कि आपको इंसिस्ट करना है, जो आपका डिसिप्लिन है वो रिक्वायर हो, वो हर जगह होना चाहिए। सुपीरियर, चाहे वो सुपीरियर हो बंदा, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल, मिडल हो, चाहे लोअर हो, कुछ भी हो। और यही हमारे फेयोल कहते हैं कि जितने भी आपके रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ सबॉर्डिनेट्स पे, ये नहीं चलेगा, ऊपर भी उन्हीं को एप्लीकेबल करो, उसको हर लेवल पे करो, ताकि एक क्लियर एंड फेयर दोनों के बीच में, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए। वैसे वाला एक एग्रीमेंट नहीं, एक मतलब एक उनका रिलेशन तो बन पाए जब डिसिप्लिन रहेगा, कोड एंड कंडक्ट से पूरा काम टाइम पे होगा, वेजेस प्रॉपर उसे दोगे, डिसिप्लिन बना के रहोगे, पूरा का पूरा आप कमिटमेंट रखोगे पूरा का पूरा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और ये फेयोल सबसे बड़ी जो बात कहते हैं कि सुपीरियर जो है उन्हें मीट करना होगा सारे कमिटमेंट्स को, मीटिंग को, और दे प्रोमिसेस जो भी वो देते हैं, वेजेस हो गए, वही तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना हो गया, कोड एंड कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वही करना है। अब इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी जो बात आएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बिल्कुल सिस्टमैटिक वर्किंग होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब आप वेजेस ढंग से नहीं दे रहे हो, आप सुपीरियर हो, नीचे वाले को ढंग से वेजेस नहीं दे रहे, आप नीचे वाले हो,
आप लोअर लेवल के हो, मिडल लेवल के हो, आपके पास ज़्यादा सुपीरियॉरिटी नहीं है, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, आपको ज़्यादा कोड एंड रूल्स कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने वो किया ही नहीं, ये रूल फॉलो ही नहीं किया। तो वो नीचे वाले भी काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले भी काम नहीं करेंगे। और वही अगर इस प्रिंसिपल को वॉलेशन होता है तो डिले इन वर्क होगा। बिल्कुल, जब कोई काम धंधा कोई ढंग से करने ही नहीं वाला, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं अपनी यूनिटी ऑफ कमांड में। अब ये क्या है, देखो इसमें, अब मैं इसको सिंपल सी बात बताऊँ, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इस यूनिटी ऑफ कमांड में सिंपल एक बात बताऊँ कि आपका एक बॉस होना चाहिए एक बंदे के लिए, एक सबॉर्डिनेट के लिए एक बॉस होना चाहिए। क्यों? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं फेयोल कि एम्प्लॉय जो है ना, उसे रिसीव करना चाहिए ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से, एंड शुड बी, वो अकाउंटेबल भी सिर्फ एक ही बॉस के ऊपर होगा, और जो उसके सुपीरियर है वो बाकियों पे अकाउंटेबल नहीं होगा। ये कहते हैं कि मान लो कि अगर ये बंदा अपने ऊपर वाले बॉस से रिसीव कर रहा है ऑर्डर्स, तो हाँ ठीक है, वो अपना काम सेट कर देगा। फिर यहाँ से एक और आता है उसका बॉस, बोलता है भाई जो तेरे इस वाले बॉस ने कहा तो इस वाले काम को मत कर, अब तो ये काम कर, तो इस वाले काम को मत कर और मेरा काम कर। तो वो उस वाले काम में लग जाएगा फिर, तो उसके अंदर, और फिर ये बोलता है कि तूने उसका काम क्यों किया, तो मेरा काम कर। तो इसमें दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे ये बेचारा पिस जाएगा और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वही बताते हैं हमारे फ्योल कि कन्फ्यूजन नहीं करनी है, इसलिए एक बॉस एक सबॉर्डिनेट के लिए रखो ना यार अच्छे से। अब सिंपल इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ईगो क्लैश नहीं होगी। अब दो बॉसेस हैं, बोलता है कि भाई तूने इसका काम क्यों किया, मान लो कि इसने बॉस वन का काम किया, अब ये बॉस टू बोलेगा तूने उसका काम क्यों किया, तूने मेरा काम पहले क्यों नहीं किया। तो ये दिक्कत आ सकती है, ईगो क्लैश नहीं होगी दोनों के बीच में, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब इस अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर देते हैं, मान लो आप मतलब दिए जा रहे हो दो तीन बॉस, एक को दिए जा रहे काम, कन्फ्यूजन होएगी, सिंपल वही जो मैंने आपको पहले कहा, ईगो क्लैश होएगी। अब ये सबॉर्डिनेट को क्या है, एक और चांस मिल सकता है ना, ये छुपके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सक्यूज़ देने देना कि भाई मेरे को दो तीन बॉस दे रहे हैं, मैं सॉरी मैं इतना काम नहीं कर सकता सर, मैं जा रहा हूँ। वो बोल सकता है ऐसे कि भाई, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे हट सकता है वो बंदा। तो वही मैं बता रहा हूँ। अब आता है हमारा फिफ्थ, स्केलर चेन। क्या है अभी स्केलर चेन? देखो स्केलर चेन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है। अभी मैं आपको इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम लगा के बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या। मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ, अब इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे खाली स्पेस लगाऊँ थोड़ा। अब देखो यहाँ पर आपका स्केलर चेन अगर मैं लेके आऊँ, अब मान लो कि अगर आपको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर आपका मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई मान लो, मतलब नाम लिखे हैं ऐसे, एफ जी एच। अब मान लो कि इस सी को इस एच के पास कुछ काम देना है, उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो अपने सुपीरियर पे जाएगा, बॉस पे, फिर बी ई को बताएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट देना, फिर ई ए को बताएगा, फिर ए एफ को बताएगा, फिर एफ जी को बताएगा, फिर जी एच को बताएगा। तो जैसे तैसे फिर यहाँ पे आ ही जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई कुछ मान लो, ठीक है हमने बोल दिया कि ये चेन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये एक ऐसी आपको चेन बना के रखनी है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहे, ताकि आपकी कंपनी में बिल्कुल अच्छे से एंड बहुत ही अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हो पाए हर की ऑफ चेन पे, बिल्कुल भी कोई स्किप ना हो, कोई बॉस इसका वो एक एक अपने अपने सुपीरियर को दिए जा रहे काम, कि मतलब ये काम था उसका, इसका ये डॉक्यूमेंट्स थे वो देने थे। लेकिन खुद सोचो अगर एक को बहुत ज़्यादा जल्दी है,
मान लो एक को बहुत ज़्यादा जल्दी है, मान लो कि ये जो सी है ना, इस सी का डैड का एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे थी कार, उसका हो गया एक्सीडेंट। अब इसको आता है फ़ोन, ये बोलता है कि भाई मेरे को लेनी है यहाँ से अब लीव। तो अब आप खुद सोचो, इतना ज़्यादा अर्जेंट वर्क है, अब ये फिर बी को बताएगा, फिर बी ई को बताएगा, ये तो बेवकूफ़ी होगी यार, ऐसे नहीं चलता ना। बी ई को बताएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब ये क्या, तो फिर ये कहते हैं कि अगर इतना ज़्यादा अर्जेंट काम होगा तो आपको क्या करना है, आपको एक गैंग प्लान बनाना है। अभी गैंग प्लान क्या है, ये है गैंग प्लान जो मैंने आपके सामने बनाया अभी एक लाइन को, ये गैंग प्लान है। क्यों, ये जो गैंग प्लान है, अब ये सी डायरेक्टली एच से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और इन सारे एम्प्लॉय को छोड़कर, क्योंकि इतना ज़्यादा अर्जेंट वर्क था, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ स्केलर चेन, अगर अर्जेंट वर्क होगा तो ही कर सकता है। बिल्कुल। एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सीईओ के साथ गैंग प्लान, तो ये पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, और अगर अर्जेंट होगा तो ही कर सकता है, वरना उसे वही फॉलो ऑफ स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये हो गया। अब आते हैं हमारी इक्विटी पे। अब देखिए इक्विटी क्या है, अब इक्विटी से आपको पता इसको देखते आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फेयल ये कहते हैं कि हर इंसान के साथ इक्वली व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है, क्या उसकी हाइट है, रंग रूप, कुछ नहीं देखना, सिर्फ उसकी एबिलिटी को देखना है। लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी कुछ नहीं देखनी। हर बंदे के साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं, इसको तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। और ये जो इक्विटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के दिमाग में आ सकता है कि इक्वल्स, हर बंदे को इक्वल सैलरी, मतलब कि जो जो बंदा पेऑन है और जो बंदा मैनेजर है उसकी इक्वल सैलरी, ये नहीं कहा। लेकिन इक्वली रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना भाई। सेम रूल्स के साथ साथ सबको सेम रूल्स फॉलो करने हैं, सेम जो रूल्स चल रहे हैं, सेम जो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे हैं, सेम जो है वो सारे सबको एक साथ फॉलो करने हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। ये है इक्विटी का मतलब। और ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ लैंग्वेज, कास्ट, इसके बेसिस बेसिस पे आपको कंपनी में नहीं करना चाहिए, और किसी की तरफ आपको बायस्ड नहीं होना है। ये सबसे बड़ी बात कही थी उन्होंने कि किसी की तरफ आपको बायस्ड नहीं होना है। एंड अब आते हैं अपने स्पिरिट द कॉप्स। अब ये आप बोलोगे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो भी आपके पास बुक है, या फिर पूनम गांधी, आप बोलोगे कि भाई स्पिरिट द कॉप्स जो है ये तो हमारा लास्ट में था, बिल्कुल, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा, अब लास्ट में तो था लेकिन मैंने इसको पहले डाला एक उसको ट्रिक बनाने के लिए। अब जो स्पिरिट द कॉप्स जो है, जो मैनेजर है, उसको एंकरेज करना चाहिए टीम स्पिरिट के लिए। इसका मतलब सिंपल क्या है, टीम स्पिरिट, यूनिटी रखनी है आपको, हार्मनी रखनी है, टीम स्पिरिट रखनी है। आपको आई को रिप्लेस करके वी पे करना है और सबको एंकरेज करना है कि आप टीम स्पिरिट से काम करो एक सेम गोल की तरफ। इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा, बिलोंगिंगनेस आएगी सारे टीम मेंबर्स पे, और ये सबसे बढ़िया जो करेगा, मिनिमाइज करेगा पेनल्टीज को। अब जब टीम स्पिरिट होगी तो आप ग्रुप गोल एक साथ कर सकते हैं। जब आप आई को वी रख के काम कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल बनता तो नहीं है लेकिन बना देते हैं एक बार समझाने के लिए, कि मतलब यहाँ पे 10 है, एक ने 10 यूनिट्स को किया प्रोड्यूस, मतलब कि आपके बॉस ने एक 4 लोग हैं, मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, और 4 लोगों को काम दिया कि आपको 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है ना। 4 नहीं 5 मान लेते, 5 है। अब सबको इसका मतलब 20 पीस करने पड़ेंगे। अब मान लो एक बंदा हो गया बीमार,
5 में से 4 ही काम कर पाए तो 80 यूनिट्स होता फिर तो। लेकिन उनके दिमाग में टीम स्पिरिट एक थी कि हमारा पूरा एक गोल क्या था, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना। सिंगल सिंगल था वो तो अलग बात है, लेकिन एक टूवर्ड्स गोल क्या था, 100 यूनिट्स। तो चाहे वो बीमार हो गया, उसके हिस्से का भी काम किसने कर लिया, उन्होंने कर लिया। चाहे वो फॉल सिक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो तो एक्चुअली में ये था ना 100 वाला, 20 तो वो सिंगल सिंगल का था। इसी को तो हम टीम स्पिरिट कहा जाता है। अब जल्दी से आते हैं अपनी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा सबसे पहली बात। देखो भाई, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको डायरेक्ट करना चाहिए एक डायरेक्शन की तरफ, एक कॉमन गोल की तरफ। स्पिरिट द कॉप्स क्या था, आपके अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए। ईच डिपार्टमेंट जितने भी ग्रुप्स हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान भी एक होना चाहिए। एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपकी होनी ही चाहिए। अब मान लो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्मेटिक्स होगी, जो भी होगी, आपकी मेडिसिन्स हो गई, तो उसका इसमें क्या होगा, ईच डिवीज़न प्लान करेगी अपने अपने टारगेट को हर एम्प्लॉय से। बट एक्चुअली में वो ये भूल जाते हैं, मान लो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना रही है, बट एक्चुअली में तो वो कंपनी एक ही है ना। एक्चुअली में जो उनका एक कॉमन गोल है वो तो सेल्स को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, एक कॉमन गोल की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने अपने ही उसमें देखना। अब आते हैं अपने इन पे, सबॉर्डिनेटेड सबॉर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या है, अब देखो फेयोल ये कहते हैं कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उसे सुपरसीड करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स को, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी कंपनी पे, सबसे पहले आपको जनरल इंटरेस्ट को हटा के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटा के जनरल इंटरेस्ट पे आपकी कंपनी को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये कहते हैं कि आपको जो भी है सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई आपको दोनों को मिलाना है। अगर आप अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट को मिला सको तो बहुत सही होगा। आप अगर ये आपके पास पॉसिबल है कि आप किसी भी एक को नीचे नहीं गिराओ और दोनों को साथ में रख के आप चला सको अपना काम, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लो इन केस नहीं हो पाता, अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मान लो कि आपको गाड़ी घुमाने लेके जाना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका, आपको गोवा जाना है, ठीक है, और आपको गोवा जाना है और अगले दिन आपकी आती है मीटिंग। पता है आप कहते हो कि भाई प्रिंसिपल के हिसाब से हमें दोनों के इक्वल रखना चाहिए, लेकिन अगर कुछ फेयोल ये कहते हैं अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके इंडिविजुअल गोल को आप साथ में उसके रख पाओ एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको प्लीज़ उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आपको अपनी कंपनी की मीटिंग पे अगले दिन जाना चाहिए। तो जितने मैनेजर हैं उसे डिसीजंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटी देनी चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को, एज सिंपल एज दैट। एंड ये भी हो गया। अब आते हैं अपनी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब ये क्या है, अब ये दिमाग में आता है हमारे कि ये सबसे पहले हमारा क्या है, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, इसका मतलब है कि आपको हर बात पे निकालने की बात नहीं करनी चाहिए अपनी जॉब। एक जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। मान लो कि आप उसका बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हो एक बंदे का, तो उसके अंदर एक जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं आने वाली। क्या उसे पता है कि भाई ये अगले महीने तो मुझे मेरा ट्रांसफ़र करने ही वाला है, तो क्या करूँ अभी काम करके अच्छे से यार, वो अच्छे से काम करेगा ही नहीं। अगर आप फ्रीक्वेंट टर्नओवर एम्प्लॉयज़ जो है ना, बैड बहुत ज़्यादा होता है भाई।
तो फेयोल ये कहते हैं कि इसको प्लीज़ जितने भी आप फर्दर ट्रांसफ़र जितने भी रोटेशन करते रहते हैं इसको प्लीज़ अवॉइड करिए सम टाइम पे, ताकि आप सेटल हो सके आराम से अपनी जॉब पे, ट्रांसफ़र कर सके अपने ऑर्डर्स को, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को, एंड एम्प्लॉय जो होगा वो कंट्रीब्यूट तो कर सकेगा कम से कम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छे से। और फिर आता है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब ये क्या है, देखो हमारा जो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस के हिसाब से एम्प्लॉयज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको फेयरली पे करना चाहिए, उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। जो आपका एम्प्लॉय है उसे फेयर वेज दीजिए, सैलरी भी फेयर दीजिए, वो कम से कम उसके रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तो उसे दीजिए, लेकिन उसकी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए। ये तो सिंपल है। चलो मैं इसके आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अर्न किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है, मान लो, ये ध्यान से सुनना एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ने हद से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। अब अपार्ट फ्रॉम गिविंग उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, क्यों ना वो अपने एम्प्लॉयर्स की थोड़ी सी वो प्रॉफिट का हिस्सा उनको बोनस दे दे, क्या पता ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा, फेयोल ये कहते हैं। तो उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होगी और ज़्यादा इंकरेजमेंट उनके अंदर आएगी कि हाँ आप तो प्रॉफिट हो, अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को चाहे मिले या ना मिले, लेकिन हमें ही बोनस तो ज़रूर मिलेगा, तो वो और अच्छे से काम करेंगे, उनके अंदर एक दम आएगा कि हाँ हमें काम करना अच्छे से। तो यही हमारे फेयोल कहते हैं। अब आता है हमारा ऑर्डर। ये ऑर्डर का मतलब ये नहीं है, ऑर्डर का मतलब आप सोच रहे होंगे, उसको आप कंफ्यूज मत करेगा कि मतलब आप एक कमांड दे रहे हो, नहीं, ये आपका बिल्कुल भी कमांड नहीं है। ये है कि आपका जो भी आपके मैन है, जो भी आपके लोग हैं, जहाँ भी आपकी फैकल्टी बैठी है, मान लो एक एक जगह पे ऑफिस है, एक प्रॉपरली जगह पे होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आपके मान लो स्टाफ है, आपके ऑफिस के स्टाफ बैठे, उनका एक प्रॉपर कैबिन होना चाहिए, अच्छे से ऑफिस होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, एक फिक्स्ड कैबिन होनी चाहिए कि हाँ ये इंसान इधर बैठा है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आपका बॉस किस जगह पे है, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे है, वो बंदा कभी भी कहीं भी बैठ जाता है, तो आपका उसे ढूंढने में बार बार टाइम वेस्टेज ही होगी। तो यही तो कहते हैं फ्यॉल। अब आता है हमारा इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव ये है कि आपको अपने जो भी आपके लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, मैनेजर्स को कम से कम वेलकम करना चाहिए, उनकी सजेशन जो भी आइडियाज़ हैं। और वंस अगर मान लो उन्होंने उनसे सजेशंस ली, तो उनसे क्या होगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही आएगा कि हाँ हमसे भी तो पूछ रहा है बंदा है, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस लेके आएगा कि हाँ हमें तो टारगेट अचीव करना है अच्छे से, और हमें फिर उसे बाद में अपने मैनेजर को एक आइडिया भी देना है अगले काम के लिए। तो ये एनकरेज करेगा। बट ये फेयोल कहते हैं कि वंस अगर एक बार डिसीजन टेक प्लेस हो गया ना मैनेजमेंट में, तो हर एम्प्लॉय को उसे फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई मैं तो आपको यहाँ पे आइडिया देने आया था, अब मैं नहीं करने वाला, नहीं, ज़रूर आपकी सजेशंस ली जाएगी, लेकिन अगर एक बार फॉलो कुछ और हो गया तो आपको उसको मानना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो उसके अंदर उसके अंदर डिमोटिवेशन भी आ सकती है कि ये मेरे से कुछ कुछ भी सजेशंस तो पूछते नहीं हैं, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा है ना। उसके दिमाग में आएगा कि भाई क्या करूँ मैं, काम करना है बस, ऐसे ही सिंपल सा आराम से कर लेंगे यार, क्या कर सकते हैं, इसके दिमाग में यही तो आने वाला है ना। तो इसलिए फेयोल कहते हैं। अब बात हमारा लास्ट जो है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो भाई, मैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोल रहा हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप सारा का सारा
जितनी पावर है, जितनी अथॉरिटी है, जितना भी है, सब कुछ एक टॉप लेवल मैनेजर के पास है। मतलब कि जो अथॉरिटी है वो फ्यू हैंड्स के अंदर है। एक अच्छे से और बताना चाहूँ मैं, ये क्या हो गया, जो अथॉरिटी है वो फ्यू हैंड्स के अंदर है। इसमें क्या है, फ्यू हैंड्स के अंदर अथॉरिटी है। इसमें आपके पास फ्यू हैंड्स के पास ही अथॉरिटी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेने की पावर जो है वो सबके पास है। टॉप हो चाहे मिडल हो चाहे लोअर हो, सबके पास है। बट फेयोल जो एडवाइस करते हैं, बट इसमें फेयोल का कहते हैं कि ना ही ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फेयोल ये कहते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बट इन दोनों की कॉम्बिनेशन चलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन सिर्फ एक काम नहीं चलेगा, एक सिर्फ एक से काम नहीं चलने वाला। और अगर मान लो कि कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो जाए आपकी कंपनी में, तो नीचे वाले जो होंगे एक्शन जल्दी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले अथॉरिटी उनके पास इतनी ज़्यादा है कि वो अपना काम तो ढंग से करेंगे नहीं, नीचे वालों को ही बोलते रहेंगे। और ऐसी अगर डिसेंट्रलाइज ज़्यादा हो गई, सबके पास पावर है, तो कोई एक दूसरे की सुनने ही नहीं वाला, डीले इन एक्शन आएगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही तो है। अब इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। ये सारे हमने प्रिंसिपल अब कर लिए है, बिल्कुल यार, अब सारे प्रिंसिपल अब कर लिए। आप जिसके लिए आप बैठे थे यहाँ तक, ये है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए आप बैठे थे यहाँ पर। इसकी जो मैं ट्रिक बताने वाला था, ट्रिक सबको चाहिए होती है यार, वो भी हमें पता है। एक मिनट पहले मैं इसे हटाऊँ, अब हाँ यहाँ पर आ गया मैं। अब इसकी ट्रिक मैंने बताता हूँ आपको। इसकी है सबसे पहले डैड, DAD, डैड। यू की जगह हम लिखेंगे UCUSSR, एंड देन आप करोगे OIC। तो यहाँ पे जो हमारा डैड है, डी हमारा आएगा सबसे पहले, डिवीजन ऑफ वर्क, बिल्कुल ये स्टार्टिंग वाला। और जो ए है, ए से हमारा क्या, अब इसको सबसे पहले आप सोचो कि डैड को बोल रहे हो आप, यू की जगह आप डायरेक्टली यू लिख रहे हो। सी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। USSR मान लो कि एक है आपका UFO, और फिर OIC आप, और वो उसका डैड बोलेगा OIC। अब देखो, डी से हमारा हो गया, ए से क्या है हमारी, अभी मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए लिखा ताकि आपको इसी में याद हो जाए। ए से क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से क्या है, डिसिप्लिन, दोबारा से आ गया ना। यू से क्या आपका, यूनिटी ऑफ कमांड। अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है, ये दिमाग में बैठनी ही बैठनी है। और फिर एस से क्या है, स्केलर चेन। और फिर आपका ई से क्या है, आप एस से कोई और भी बना सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ पे, मतलब आप डी से कुछ और भी बना सकते हो। स्टार्टिंग का डी अगर आपको सोचना है कि मैं डिसिप्लिन रखूँगा, बिल्कुल रखो, बस मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। आपका ई से क्या है, इक्विटी। फिर दोबारा ई से क्या है, स्पिरिट द कॉप्स। फिर आपका यू से क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर SSR आपका दोबारा आएगा, बिल्कुल यार। अब जो आपका SSR है, अब अभी हम कहाँ आते हैं, USSR पे। यू आपका हो चुका है, अब आते हैं एस पे, सबॉर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। एस से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। आर से क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। फिर आता है OIC, जो हमने आपको अभी कहा। आपका ओ से क्या है, ऑर्डर है। आई से क्या है, इनिशिएटिव है। सी से क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रेशन। बस ये थी
डैड यू सी OSSR USSR OIC। इतना बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, सारी केस स्टडी आराम से।